we are going to cover all important जजमेंट्स जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं समय समय पर, वो सब है जो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ये आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये जितने भी जजमेंट्स है वो आप पूरे रट लीजिए तरीके से, ठीक है। तो आप मेंस एग्ज़ाम में भी आप जिक्र करोगे तो उत्तर की प्रामाणिकता बढ़ेगी, ठीक है। और प्रीलिम्स में भी कई बार आपने PYQ देखा होगा, तो आप इस वीडियो के बाद देखोगे तो PYQ इससे कई सारे जो सवाल सॉल्व हो रहे हैं, तो उस प्रीलिम्स के लिहाज से भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। कम से कम 2-3 सवाल तो को देखने को मिल जाते हैं इसमें से, ठीक है। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम बात करेंगे यहाँ पे जो महत्व दिया गया है, जैसे ऐतिहासिक लैंडमार्क, इसका मतलब क्या होता है। फिर यहाँ पे स्थिति दी हुई थी, स्थिति एक यहाँ पे लिखी हुई है तय, डिसाइड यानी कि तय मतलब फाइनल जो निर्णय है वो सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। जैसे आगे अब कंटेम्प्रेरी आएगा। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है समकालीन निर्णय, जो हालिया निर्णय जो अभी अभी दिए हैं, ठीक है, या हाल ही के वर्षों के जो महत्वपूर्ण फैसले होते हैं वो आपके कंटेम्प्रेरी होते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है डिसाइड यानी निर्णित, यानी जिनका फैसला है जो अंतिम फैसला सुनाया जा चुका है, ठीक है। और कुछ होते हैं पेंडिंग होते हैं, जिनकी सुनवाई अभी जारी है, या जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व रखा अपने पास, ठीक है, या अंतिम फैसला सुनाना बाकी है, तो वो आपके पेंडिंग होते हैं, ठीक है। तो आगे आएगा यहाँ पे पेंडिंग, ठीक है, देखेंगे। और उसके बाद होते हैं लैंडमार्क्स, ये ऐतिहासिक यानी मतलब जिसने सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना अंतिम फैसला सुना दिया है, ठीक है, मतलब जिसने जो कानून था उसको पूरा बदल दिया, यानी कि जो ये लैंडमार्क्स है, ऐतिहासिक है, निर्णय है, वो आपके आगे भविष्य में जो कानून होंगे उनका आधार बन सकते हैं, या जो भी सुप्रीम कोर्ट में उससे रिलेटेड केस जाएंगे, फाइल होंगे, तो उनको है जो उस आधार पर है जो निर्णय सुना सकते हैं। जैसे आपका हाई कोर्ट है, वो इन ऐतिहासिक जो लैंडमार्क्स डिसीजन है उनको आधार बनाकर कुछ निर्णय दे सकता है, ठीक है। तो ये हमने देखा, तो शुरू करते हैं। पहला है आपका A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य, ठीक है, ये 1950 का है। महत्व क्या है, ये ऐतिहासिक लैंडमार्क है। और स्थिति क्या है, ये डिसाइडेड है, तय, ठीक है। और विवरण देखते हैं इसका। ये A.K. गोपालन अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षण केवल मनमानी कार्यकारी कार्रवाई के खिलाफ उपलब्ध है, न कि मनमानी विधायी कार्रवाई से, ठीक है। यानी कि द प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 21 इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन एंड नॉट फॉर आर्बिट्री लेजिस्लेशन एक्शन, ओके। और इसके अलावा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ केवल व्यक्ति के शरीर या अंग से संबंधित स्वतंत्रता है। यानी कि ये संकीर्ण दृष्टिकोण है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और कानून की उचित प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के समान नहीं है। यानी कि द फर्दर द पर्सनल लिबर्टी मीन्स ओनली लिबर्टी रिलेटिंग टू द पर्सन और बॉडी और द इंडिविजुअल, ठीक है। ये रेस्ट्रिक्टिव व्यू है, संकीर्ण दृष्टिकोण है। और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इज नॉट सेम एज अ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये इसके समान नहीं है, ठीक है। तो ये उसके बाद है रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, ये 1950 का है, ऐतिहासिक है और ये डिसाइडेड है। और भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विचारों के प्रसार की स्वतंत्रता शामिल है, जिसे केवल प्रसार द्वारा ही सुनिश्चित किया जा सकता है, ठीक है। यानी द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड फ्रीडम ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ आइडियाज दैट कैन ओनली बी एंश्योर्ड बाय सर्कुलेशन, ठीक है। इनकी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विचारों के प्रसार की स्वतंत्रता शामिल है, ना जिसे केवल प्रसार द्वारा ही सुनिश्चित किया जा सकता है। उसके बाद शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, ये आपका 1951 का है, ऐतिहासिक है और डिसाइडेड है। संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत 368 के तहत मौलिक अधिकारों
मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति है। ठीक है, यानी कि कोई भी संशोधन कर सकती है। और अनुच्छेद 13 सब क्लाउज 2 में कानून लॉ शब्द केवल साधारण विधायी कार्यों को संदर्भित करता है और इसमें अनुच्छेद 368 के तहत किए गए 368 के तहत किए गए संवैधानिक संशोधन शामिल नहीं है। ये कब का है? शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का 1951 का है। ठीक है, यानी पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 368। द वर्ड law is article 13(2) refer only to ordinary legislations and does not include constitutional amendment made under article 368। मद्रास राज्य बनाम संपकम दोराइज्म, ये 1951 का है, ऐतिहासिक है, डिसाइडेड तय है, निर्णित है। सांप्रदायिक मानदंडों पर आधारित आरक्षण को अमान्य घोषित कर दिया गया और दोहराया कि राज्य के DPSP भाग 3 में गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को दरकिनार यानी कि साइड लाइन या कम नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए इनवैलिडेटेड रिजर्वेशन बेस्ड communal criteria and iterated directive principle of the state policy cannot override a sideline or arbit fundamental right and guaranteed in the part 3rd of the constitution। अब देखते हैं नवीन चंद्र मफलतलाम बनाम आयकर आयुक्त। ठीक है, 1954 का है, ऐतिहासिक है, तय है। कैपिटल्स गेन यानी कि पूंजीगत लाभ शब्द भारतीय आयकर अधिनियम के तहत कराधान के उद्देश्यों के लिए आय के अर्थ में आता है। आयकर अधिनियम की धारा 12B जो पूंजीगत लाभ पर कर लगाती है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिकार क्षेत्र अल्ट्रा वायर्स से बाहर नहीं है। ठीक है, राम जवाया बनाम पंजाब राज्य 1955 का है, ऐतिहासिक है और निर्णित है, डिसाइडेड है। कार्यकारी शक्तियाँ केवल विधायिका द्वारा पारित कानूनों को निष्पादित करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विशिष्ट विधायी समर्थन के बिना भी नीतियों को बनाने और जन कल्याण के लिए कार्रवाई करने तक फैली हुई है। और दूसरा है कि अदालत ने शक्तियों के पृथक्करण सेपरेशन ऑफ पावर शक्तियों के पृथक्करण की कठोर व्याख्या को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि भारतीय संविधान कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव विधायिका लेजिस्लेचर और न्यायपालिका यानी ज्यूडिशरी के बीच कार्यों में कुछ ओवरलैप अतिव्याप्ति की अनुमति देता है। ठीक है, ये राम जवाया का पूरा। इसके बाद बेरूबारी यूनियन केस 1960 का है, ऐतिहासिक है, निर्णित है। इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसने बेरूबारी यूनियन केस, प्रस्तावना शक्ति का स्रोत नहीं है, द प्रियम्बल इज नॉट a source of power, ठीक है, but key to understanding the mind of the constitution maker। यानी कि जो प्रस्तावना संविधान की शक्ति का तो स्रोत नहीं है, बल्कि संविधान निर्माताओं के मन को समझने की एक कुंजी जरूर है। ठीक है, ये बेरूबारी में यह था निर्णय। केदारनाथ बनाम बिहार राज्य 1962 का है और ये ऐतिहासिक है। हिंसा भड़काए बिना सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा किए बिना सरकार के कार्यों की आलोचना करना संरक्षित मुक्त भाषण है और राजद्रोह का गठन नहीं करता है। यानी कि क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट एक्शन विदाउट इनिशिएटिंग वायलेंस और क्रिएटिंग पब्लिक डिसऑर्डर इज प्रोटेक्टेड फ्री स्पीच एंड डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट सेडिशन। तो वहाँ पे आप जो सेडिशन एक्ट है वो राजद्रोह का नहीं लगा सकते। ठीक है, शांतिपूर्वक होता है। और उसके बाद खड़ग सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1963 का है ये। इसमें कहा गया कि प्राइवेसी यानी कि निजता का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के घटक का एक अनिवार्य हिस्सा है। द राइट टू प्राइवेसी इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द राइट टू पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और दूसरा है कि निगरानी के हिस्से के रूप में रात में पुलिस द्वारा निवास स्थान का दौरा अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है, लेकिन निगरानी के अन्य रूप जैसे गुप्त रूप से देखना और पीछा करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते हैं। ठीक है, और
M.R. बालाजी बनाम मैसूर राज्य 1963 का 1963 का है ऐतिहासिक निर्णय ये। और इसमें कि सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को निर्धारित करने के लिए जाति एकमात्र या प्रमुख कारक नहीं हो सकती और आरक्षण अनुच्छेद 15 सब क्लाउज इसका भाग 4 के तहत 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। इट मीन्स कि कास्ट कैन नॉट बी द सोल और डोमिनेंट फैक्टर फॉर डिटरमिनिंग social and educational backwardness, and reservation under Article 15(4) should not exceed 50% से ऊपर। ठीक है। और दूसरा है कि पिछड़े वर्गों का पिछड़ा और अधिक पिछड़ा के रूप में वर्गीकरण अनुच्छेद 15 सब क्लाउज भाग 4 द्वारा वारंटेड नहीं है और असंवैधानिक है। इनकी द क्लासिफिकेशन ऑफ बैकवर्ड classes into backward and more backward is not warranted by Article 15(4) and it is unconstitutional। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965 का ऐतिहासिक निर्णय ये। और इसमें है कि संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने की शक्ति है। पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड any provision of the constitution including fundamental right under article 368। और संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13(2) के तहत कानून नहीं है। ठीक है। और इसलिए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने के रूप में उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर नॉट लॉ अंडर आर्टिकल 13(2) and therefore cannot be challenged as violating fundamental right। ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 का मामला है। ये ऐतिहासिक निर्णय है। संसद मौलिक अधिकारों को छीनने या कम करने के लिए संविधान में संशोधन नहीं कर सकती है। संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13(2) के तहत कानून है और इसलिए यदि वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो वे न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं, इसके जुडिशियल रिव्यू के अधीन है। इसमें जो सज्जन सिंह इसमें जो ये फैसला दिया गया था इसका मतलब कानून नहीं है, लेकिन इसमें गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में उलट दिया पूरा मामला। ठीक है। तो ये क्या है कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन टू टेक अवे एंड आर्बिट्स फंडामेंटल राइट। ठीक है। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर लॉ अंडर आर्टिकल 32 and therefore subject to judicial review if they violate fundamental right। ठीक है। अब R.C. कूपर बनाम भारत संघ देखते हैं। 1970 का मामला ये आपका। और इसमें है कि भविष्य उन्मुखी अधिनिर्णय डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का सिद्धांत लागू किया गया, जिसमें ये माना गया था कि मौलिक अधिकारों को संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है, लेकिन ये निर्णय केवल भविष्य में लागू होगा। यानी कि किसी मतलब कोई जैसे आपने ऐसा कोई निर्णय लाया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, लेकिन वो किसी व्यक्ति को उस आधार पे आप दोषी नहीं ठहरा सकते कि ये पहले अभी कानून बनाया इसके तहत, मतलब अगर उसने जुर्म पहले किया है, मतलब वो कानून आने से पहले, तो उसको आप भविष्य में जाके वो पास्ट में जाके मतलब जो भविष्य में कानून लाया गया है उसको नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये है भविष्य उन्मुखी अधिनिर्णय। उसके बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का है ऐतिहासिक निर्णय। इसमें है कि बुनियादी संरचना बेसिक स्ट्रक्चर जो प्रतिपादित किया था इसमें, और दूसरा है कि संविधान की बुनियादी संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड। ये देखिए, ये भविष्य उन्मुखी वाला एक देख रहे हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। ठीक है। यानी कि द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग वाज अप्लाइड होल्डिंग दैट फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंड बाय पार्लियामेंट, बट दिस रूलिंग वुड ओनली अप्लाई प्रोस्पेक्टिवली। ठीक है। ये तो भविष्य उन्मुखी देखा हमने। नेक्स्ट है वामन राव बनाम भारत संघ 1975 का है ऐतिहासिक निर्णय है। केशवानंद भारती निर्णय से पहले 9वीं अनुसूची 9th शेड्यूल में रखे गए संवैधानिक संशोधन और कानून न्यायिक समीक्षा से मुक्त है।
जबकि उसके बाद जोड़े गए कानूनों को बुनियादी संरचना का उल्लंघन करने के लिए चुनौती दी जा सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या है कि केशवानंद भारती निर्णय से पहले 9वीं अनुसूची में रखे गए संवैधानिक संशोधन और कानून न्यायिक समीक्षा से मुक्त है। यानी कि पहले आपने जो उस समय जो करना था, भूमि सुधार वगैरह, वो सब कर लिया, ठीक है, उसकी तो अब समीक्षा नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद जो कानून जोड़े गए हैं उनको है जो चुनौती दी जा सकती है, किसके आधार पर? बुनियादी संरचना के उल्लंघन के आधार पर। ठीक है, तो एसडीएम जबलपुर बनाम ये शिवकांत शुक्ला, ये 1976 का है, ऐतिहासिक निर्णय है। घोषित आपातकाल डिक्लेयर्ड इमरजेंसी के दौरान अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है और अदालतें नज़रबंदी की समीक्षा नहीं कर सकती या बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस रिट जारी नहीं कर सकती। और दूसरा है मौलिक अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित करने वाला राष्ट्रपति का आदेश वैध है और आपातकाल की अवधि के दौरान इसे किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ये एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला वाला केस था। उसके बाद मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 का है, ऐतिहासिक निर्णय है। इसमें है कि अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार व्यापक है और इसमें विदेश यात्रा का भी अधिकार शामिल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें। मतलब आपको पूछ सकते हैं कि भाई जो विदेश यात्रा पर रोक लग सकती है नहीं लग सकती है, ये मतलब विदेश यात्रा का जो मौलिक अधिकार है या नहीं है, तो ऐसे पूछते हैं। मतलब आया भी है शायद, मैंने देखा था एक वीडियो में। तो विदेश यात्रा का भी अधिकार इसमें शामिल है आर्टिकल 21 में। और इस अधिकार को छीनने वाली कोई भी प्रक्रिया उचित, न्याय संगत और तर्क संगत होनी चाहिए। ठीक है, और अनुच्छेद 14, 19 और 21 परस्पर जुड़े हुए हैं और परस्पर अनन्य, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छीनने वाले कानून को इन तीनों अनुच्छेदों की आवश्यकता को पूरा करना चाहिए। देखिए, द राइट टू पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 इज ऑफ वाइड स्कोप ऑफ एंड इंक्लूड्स द राइट टू ट्रेवल अब्रॉड। दूसरा है एनी प्रोसीजर डिप्राइविंग दिस राइट मस्ट बी फेयर एंड जस्ट एंड रीजनेबल। नेक्स्ट, ये हर गोविंद पंत बनाम रघुकुल तिलक 1979 का ऐतिहासिक निर्णय है आपका। और इसमें है कि गवर्नर यानी कि राज्यपाल का कार्यालय, गवर्नर ऑफिस है, वो भारत सरकार के अधीन या अधीनस्थ नहीं था। ठीक है, तो इसमें ये निर्णय दिया गया था, हर गोविंद पंत बनाम रघुकुल तिलक। ठीक है, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य, ये भी 1979 का है और ऐतिहासिक निर्णय है। त्वरित सुनवाई का अधिकार, राइट टू स्पीडी ट्रायल, विचाराधीन कैदियों की जेल में उस अवधि से अधिक समय तक नज़रबंदी जितनी सज़ा उन्हें दोषी पाए जाने पर दी जाती या अवैध थी और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन थी। तो ये त्वरित सुनवाई का अधिकार है। उसके बाद आर.डी. सेठी बनाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये 1979 का, ये भी ऐतिहासिक निर्णय है। ये निर्धारित करने के लिए कि परीक्षणों को गिनाया गया कि कोई इकाई राज्य स्टेट है। कौन है स्टेट? जैसे पहला है कि राज्य द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त है, कोई भी यदि राज्य द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त है। दूसरा, राज्य द्वारा प्रबंधन या नियंत्रण किया जाता है। तीसरा, इकाई द्वारा किए गए कार्य को सरकारी कार्य से निकटता से संबंधित है। तो ये है राज्य कौन है, संविधान के कानून में कहा गया ना, उसका है। राजेंद्र प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1979 का ये ऐतिहासिक निर्णय है। मृत्युदंड तब दिया जाना चाहिए जब सामाजिक सुरक्षा के लिए खतरा इस हद तक हो कि समाज के अस्तित्व के लिए ऐसे व्यक्ति का विलोपन आवश्यक हो जाए। ठीक है, और उसके बाद बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980 में ऐतिहासिक निर्णय दिया गया कि मृत्युदंड केवल विरलतम से विरलतम यानी कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर दुर्लभतम से दुर्लभ मामलों में ही लागू किया जा सकता है। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 का है, ऐतिहासिक निर्णय है। संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति सीमित है और इसका उपयोग संविधान की बुनियादी संरचना को बदलने या नष्ट करने के लिए नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकारों और राज्य के डीपीएसपी के बीच संतुलन होना चाहिए। किसी को दूसरे पर प्रधानता नहीं मिल सकती।
ठीक है। तो ये मिनरवा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 का निर्णय है कि संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति क्या है, सीमित है, और इसका उपयोग संविधान की बुनियादी संरचना को बदलने या नष्ट करने के लिए नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकारों तथा राज्य के डीपीएसपी नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन होना चाहिए और किसी को भी एक दूसरे पर प्रधानता नहीं मिल सकती। तो ये मिनरवा मिल्स का है 1980 का। एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ 1981 का है। ऐतिहासिक निर्णय है कि न्यायिक नियुक्तियों और तबादलों के मामलों में न्यायपालिका को कार्यपालिका पर प्रधानता नहीं है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श का अर्थ सहमति, कॉन्फ्रेंस नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ, यानी कि न्यायिक नियुक्तियों तथा तबादलों के ट्रांसफर के मामलों में न्यायपालिका को कार्यपालिका पर प्रधानता नहीं है। किसको? न्यायपालिका को कार्यपालिका पर प्रधानता नहीं है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श का जो अर्थ है वो सहमति नहीं है। एक राज्य बनाम भारत संघ 1981 का है। ऐतिहासिक निर्णय है कि राष्ट्रपति की वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपका पूछा भी गया है यूपीएससी में। राष्ट्रपति की अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस बनाने या जारी करने की शक्ति न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है, यानी कि न्यायिक समीक्षा के अधीन है। ठीक है। बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ 1984 का है। ऐतिहासिक निर्णय है सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत एक पत्र को रिट याचिका के रूप में मान सकता है और मौलिक अधिकारों के कथित उल्लंघन की जांच के लिए आयुक्तों को नियुक्त कर सकता है, और विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समूहों के लिए। तो ये कौन सा? बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ है। दूसरा है कि मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत जीवन को मौलिक अधिकार का हिस्सा है, और इसमें बंधुआ मजदूरी और अमानवीय कामकाजी परिस्थितियों से सुरक्षा शामिल है। ठीक है। उसके बाद शाह बानो बेगम बनाम भारत संघ 1985 का है। ऐतिहासिक निर्णय कि मुस्लिम महिलाओं का गुजारा भत्ता एलिमोनी पाने का अधिकार। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 125 जो रख रखाव का प्रस्ताव करती है, तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं सहित धर्म की परवाह किए बिना सभी नागरिकों पर लागू होती है। वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी कौन सा था? ये शाह बानो वाला गुजारा भत्ता वाला, एलिमोनी वाला। ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम 1985 का है। ऐतिहासिक निर्णय है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में आजीविका का अधिकार शामिल है। जीवन के अधिकार में आजीविका का अधिकार शामिल है। ठीक है, 1985 में दिया था। और वैकल्पिक आवास प्रदान किए बिना फुटपाथ निवासियों को बेदखल करना उनकी आजीविका के अधिकार का उल्लंघन करता है, लेकिन यह अधिकार पूर्ण नहीं है और उचित प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रतिबंधित किया जा सकता है। अगर आप सड़क पे सो जाओ, ठीक है, तो वहाँ पे आप ऐसे थोड़ी कह सकते हो कि ये तो मुझे आजीविका का अधिकार है, सड़क पे रह रहा हूँ, कोई मतलब ट्रैफिक जाम हो रहा है, गाड़ियों को नहीं निकलने दे रहे हो, तो वो वहाँ पे मतलब प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं भीम सिंह बनाम जम्मू कश्मीर राज्य 1985 का है। ऐतिहासिक निर्णय एक विधायक को विधानसभा सत्र में शामिल होने से रोकने के लिए उसकी अवैध हिरासत अनुच्छेद 21 और 22(2) के तहत उसके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। ठीक है, ये भीम सिंह बनाम जम्मू कश्मीर राज्य। उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ 1985 का मामला है और ऐतिहासिक निर्णय है प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत गारंटीकृत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का एक अनिवार्य इंटेग्रल हिस्सा है। कौन सा? 19(1)(a) प्रेस की स्वतंत्रता। दूसरा, हालांकि सरकार समाचार पत्रों पर कर लगा सकती है, टैक्स लगा सकती है। अगर आपको पूछा जाए, कथन देखे कि समाचार पत्रों पर कर लगाना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है या फिर संविधान का उल्लंघन है, तो ये गलत होगा, क्योंकि सरकार समाचार पत्रों पर कर लगा सकती है, और लेकिन ऐसे कर अत्यधिक या निषेधात्मक नहीं होने चाहिए जिससे प्रसार में कमी आए या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंधित हो। यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। उसके बाद DC वाधवा बनाम बिहार राज्य 1986 का ऐतिहासिक निर्णय है उन्हें विधेयिका के समक्ष रखे बिना बार अध्यादेशों को फिर से लागू करने की प्रथा संविधान के साथ धोखाधड़ी है और अलोकतांत्रिक विधायी प्रक्रिया को नष्ट करती है। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति असाधारण परिस्थितियों के लिए है और विधेयिका द्वारा नियमित कानून बनाने के विकल्प के रूप में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता, रेगुलर कानून बनाने के। ठीक है। और उसके बाद MC मेहता बनाम भारत संघ 1986 का मामला ये
इसमें है कि ऐतिहासिक निर्णय दिया गया था 1986 में MC मेहता बनाम भारत संघ में कि खतरनाक व स्वाभाविक रूप से जोखिम भरी गतिविधियों में लगे उद्योग जो श्रमिकों और समुदाय के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए संभावित खतरा पैदा करते हैं, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक पूर्ण और गैर हस्तांतरणीय नॉन डिलीगेबल कर्तव्य के ऋणी है। दूसरा, ऐसे उद्योग संयंत्र में दुर्घटनाओं के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए पूरी तरह उत्तरदायी, एब्सोल्युटली लायबल है, भले ही लापरवाही या गलती का सबूत न हो, जो रॉयल एंड्स बनाम फ्लेचर के नियम से भी आगे जाता है। ये रॉयल एंड्स बनाम फ्लेचर का नियम क्या है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि ये घटना हुई थी जब जलाशय बनाया जा रहा था, तो ज़मीन के नीचे कुछ पुरानी खदानें और सुरंगें थी जो मलबे से भरी हुई थी और ठेकेदारों ने इन्हें सही से बंद नहीं किया था। परिणाम ये हुआ कि जलाशय में पानी भर गया और तो पानी उन पुरानी सुरंगों के जरिए बहकर बगल में स्थित एक फ्लेचर की कोयला खदानों में घुस गया और जिससे जो फ्लेचर का खान थी उसको भारी आर्थिक नुकसान हुआ। तो इस मामले में रॉयल एंड्स उस समय जो जज था, वकील, उसने न्यायाधीश था, उसने रॉयल एंड्स की अपनी कोई गलती नहीं थी। सॉरी, ये जो रॉयल एंड्स था वो जो उनकी कंपनी वगैरह उनका कुछ था, न्यायाधीश नहीं था, तो उसमें ये निर्णय दिया गया था कि रॉयल एंड्स की अपनी कोई गलती नहीं थी, ठीक है, क्योंकि काम ठेकेदारों ने किया था। फिर भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने उन्हें जो जिम्मेदार ठहराया और न्यायमूर्ति उस समय कौन था, ब्लैकबर्न, तो उसने है जो ये एक सिद्धांत दिया जिसे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी यानी कि कठोर दायित्व कहा जाता है। अदालत ने कहा कि आप अपनी ज़मीन पर कोई ऐसी चीज़ लगाते हैं या लाते हैं जो खतरनाक है और उससे बाहर निकलने से नुकसान हो सकता है, तो आप जिम्मेदार होंगे। यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, चाहे आपने कितनी भी सावधानी क्यों न बरती हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने घर में एक कुत्ता पाल रखा है, ठीक है, और वह किसी को काट लेता है, तो उसके जिम्मेदार कौन है, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप मालिक है कुत्ते के, ठीक है। और यदि आप मतलब दूसरा उदाहरण देखते हैं कि यदि आप किसी कंपनी के मालिक है और कंपनी के गोदाम से जहरीली गैस लीक होकर पड़ोस के लोगों को बीमार कर देती है, तो कंपनी ये नहीं कह सकती थी हमने तो पूरी सावधानी बरती थी और फिर भी पता नहीं कैसे लीक हो गई, तो उन्हें वो जो उचित मुआवजा देना होगा। तो यही है रॉयल एंड्स बनाम फ्लेचर नियम, ठीक है। PN दुआ बनाम शिव शंकर, ये 1988 का है, ऐतिहासिक निर्णय है। अदालत की महज आलोचना करना अदालत की अवमानना यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। S रंगराजन बनाम P जगजीवन राम, S रंगराजन बनाम P जगजीवन राम 1989 का है आपका ऐतिहासिक निर्णय ये। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को इस आधार पर नहीं दबाया जा सकता कि इसने कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है, ठीक है, मतलब इस आधार पर कि इससे कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है, इस आधार पर नहीं दबा सकते जब तक कि हिंसा या हिंसा के लिए उकसाने का स्पष्ट और वर्तमान खतरा न हो, ठीक है। और दूसरा है कि अभिव्यक्ति को प्रतिबंधित करने के लिए लागू किया जाने वाला मानक एक तर्कसंगत, मजबूत दिमाग वाला, दृढ़ और साहसी व्यक्ति का होना चाहिए, न कि कमज़ोर और डगमगाते दिमाग वाले व्यक्ति का। तो ये निर्णय दिया। उसके बाद देखते हैं सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 का है, कहिए 91 का ऐतिहासिक निर्णय है। प्रदूषण मुक्त जल और वायु प्राप्त करने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है आपका। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 का कि ऐतिहासिक निर्णय है कि प्रदूषण मुक्त और वायु प्राप्त करने का जो अधिकार है वो 21 के तहत मौलिक अधिकार है। इसके बाद यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन बनाम भारत संघ, यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन बनाम भारत संघ, ये भी 91 का है। और इसमें एक ऐतिहासिक निर्णय था ये भी कि भोपाल गैस त्रासदी का मुआवजे से संबंधित था, यानी कि पूर्ण दायित्व, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी की सीमा लागू की गई थी, जो हमने पीछे आगे डिस्कस किया उसी से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 का है, ऐतिहासिक निर्णय है कि अनुच्छेद 16(4) के तहत
16(4) के तहत पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण असाधारण परिस्थिति को छोड़कर 50% से अधिक नहीं होना चाहिए और क्रीमी लेयर को आरक्षण लाभों से बाहर रखा जाना चाहिए। जो क्रीमी लेयर आते हैं श्रेणी, उसको आरक्षण से लाभों से बाहर रखा जाना चाहिए। और जाति के आधार पर सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण किया जा सकता है, लेकिन केवल जाति ही पिछड़ेपन का एकमात्र मानदंड नहीं हो सकती। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अंडरस्टैंड, मतलब कास्ट नॉट बी अ सिंगल रीजन फॉर द रिजर्वेशन, ठीक है। मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992 का ऐतिहासिक निर्णय है कि शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार से निकलने वाला एक मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो ये भी मौलिक अधिकार है वो का, राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 के तहत। उसके बाद कियोतो होलोहन बनाम जाचिलू और अन्य, ये 1993 का है ऐतिहासिक निर्णय। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची की संवैधानिकता को बरकरार रखा, जो दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है। अदालत ने फैसला सुनाया कि अयोग्यता पर अध्यक्ष स्पीकर के निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है, लेकिन वह केवल अंतिम निर्णय होने के बाद, न कि अंतर्वर्ती चरण लोकुटरी स्टेज पर नहीं। तो उन्नी कृष्णम बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1993 का है ऐतिहासिक निर्णय। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है, लेकिन केवल 14 वर्ष तक की आयु तक। उसके बाद ये राज्य की आर्थिक क्षमता और विकास के अधीन है। शिक्षा का अधिकार है लेकिन ओनली 14 ईयर्स तक, बस 14 से बाद नहीं। और निजी सहायता प्राप्त व्यावसायिक कॉलेज सरकारी संस्थाओं की तुलना में अधिक शुल्क ले सकते हैं, लेकिन सरकार द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर, और शिक्षा का व्यवसायीकरण, कॉमर्शलाइजेशन स्वीकार्य नहीं है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स रिकॉर्ड ऑन एसोसिएशन बनाम भारत संघ 1993 का ऐतिहासिक निर्णय है ये आपका। और न्यायिक नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम प्रणाली, न्यायिक नियुक्तियों और तबादलों के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय को प्रधानता प्राप्त है। कार्यपालिका भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहमति के बिना, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहमति के बिना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं कर सकती। उसके बाद 94 का है कि रविशंकर नायक बनाम भारत संघ, रवि एस नायक बनाम भारत संघ, ये ऐतिहासिक निर्णय है। और संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत स्वेच्छा से राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है वैकेंस के व्यापक अर्थ है, और यह इस्तीफे का पर्याय नहीं है। SR बोमी बनाम भारत संघ 1994 का ऐतिहासिक निर्णय है आपका। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन है, और इसका उपयोग केवल राज्य में संवैधानिक मशीनरी के वास्तविक रूप से टूटने के मामलों में नहीं किया जाना चाहिए। द फेडरल स्ट्रक्चर एंड द सेकुलरिज्म आर पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन नॉट बी अल्टरेटेड एंड इवन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। फेडरल स्ट्रक्चर और सेकुलरिज्म ये पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। SR बोमी ये फैसला लिया था। उसके बाद है ये देखो धर्मनिरपेक्षता वाला, बच्चे में संवैधानिक संशोधन द्वारा भी नहीं बदला जा सकता, इवन संविधान संशोधन द्वारा भी नहीं बदला जा सकता ये है। और उसके बाद छमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1995 का है ऐतिहासिक निर्णय है। अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक नागरिक के लिए आवास का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। क्या आवास का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, ये छमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में दिया गया था निर्णय। सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी बनाम बिहार राज्य, सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी बनाम बिहार राज्य 1995 का ऐतिहासिक निर्णय है। जेल में बंद रहने के दौरान एक जेल से दूसरी जेल में परिवहन या अदालत ले जाने के दौरान किसी कैदी को हथकड़ी और अन्य बेड़ियाँ लगाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। और उसके बाद इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरमेंट लीगल एक्शन बनाम भारत संघ 1996 का है ऐतिहासिक निर्णय है कि प्रदूषण द्वारा उत्पन्न क्षति की जांच करने या उसे कम करने की वित्तीय लागत उन खतरों पर होनी चाहिए जो प्रदूषण का कारण बनते हैं। इसके लिए प्रदूषणकर्ता भुगतान करता है। सिद्धांत पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल को अपनाया गया है। इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरमेंट लीगल एक्शन बनाम भारत संघ, ठीक है। उसके बाद DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1997 का है ऐतिहासिक निर्णय है। गिरफ्तारी और हिरासत पर दिशा निर्देश, हिरासत यात्रा
कस्टोडियल टॉर्चर और पुलिस हिरासत में मौतें अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करती है और गिरफ्तारी और हिरासत के दौरान विशिष्ट दिशा निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए ताकि गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा की जा सके। न्यायालय द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश इसमें गिरफ्तारी मेमो, चिकित्सा परीक्षण और रिश्तेदारों को सूचित करने की आवश्यकताएं शामिल है। कानून में शामिल होने तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर बाध्यकारी है। विषय का बनाम राजस्थान राज्य 1997 का ऐतिहासिक निर्णय है कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न संबंधी दिशा निर्देश। इसके कारण अंततः जो पोष अधिनियम बना था, कौन सा पोष अधिनियम बना वो। और एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ 1997 का ऐतिहासिक निर्णय है। बुनियादी संरचना के हिस्से के रूप में न्यायिक समीक्षा और अनुच्छेद 323A और 323B के तहत बनाए गए ट्रिब्यूनल्स उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों के बहिष्करण के लिए विधायी कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते। उसके बाद समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1997 का ऐतिहासिक निर्णय है। आदिवासी भूमि अधिकार। सरकार अनुसूचित क्षेत्रों में गैर आदिवासी व्यक्तियों या निजी कंपनियों को खान पट्टे नहीं दे सकती। केवल सरकार आदिवासी लोग या अनुसूचित क्षेत्रों के आदिवासियों की सलाहकारी समितियां ही खनन गतिविधियां कर सकती है। इन स्पेशल रेफरेंस 1 ऑफ 1998 का मामला ये। और न्यायिक नियुक्तियों में भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय वरिष्ठ न्यायाधीशों के कॉलेजियम के साथ परामर्श के बाद बनाई जानी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश की राय को प्राथमिकता प्राप्त है। उसके बाद MC मेहता बनाम कमलनाथ 2000 का है ये ऐतिहासिक निर्णय। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन भारतीय कानून का हिस्सा है और सरकार सार्वजनिक उपयोग और आनंद के लिए प्राकृतिक संसाधनों को ट्रस्ट में रखती है। व्यावसायिक उपयोग के लिए निजी संस्थाओं को पारिस्थितिक रूप में नाजुक भूमि पट्टे पर देना सार्वजनिक ट्रस्ट सिद्धांत का उल्लंघन करता है और इसे अदालतों द्वारा रद्द किया जा सकता है। SDR बनाम भारत संघ 2002 का मामला ये। इसमें है कि सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की आपराधिक पृष्ठभूमि और शैक्षिक योग्यता और व्यक्तिगत संपत्ति से संबंधित जानकारी का प्रकटीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। SDR बनाम भारत संघ राज्य में। भारत संघ 2002 भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म 2002 का मामला ये। मतदाताओं को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के पूर्व व्रत को जानने का मौलिक अधिकार है जिसमें उनकी आपराधिक, शैक्षिक और वित्तीय पृष्ठभूमि शामिल है। ठीक है। रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा ये 2002 का मामला है। और न्यायपालिका केवल प्रशासनिक कार्यों का पालन करते समय राज्य के अर्थ के अंतर्गत आती है और न्यायिक कार्यों के दौरान नहीं। जो न्यायपालिका है वो प्रशासनिक कार्यों का पालन करते समय सिर्फ जो राज्य है उसके अंतर्गत आती है, न्यायिक कार्यों के दौरान वो नहीं आती है। तो ये भी पूछा गया है इसमें। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ 2003 का मामला ये। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM को में चरणबद्ध तरीके से VVPAT प्रणाली शुरू करने के निर्देश दिया। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने और EVM प्रणाली में मतदाता विश्वास बहाल करने के लिए VVPAT आवश्यक है। M नागराजन बनाम भारत संघ ये 2006 का है। M नागराजन बनाम भारत संघ ऐतिहासिक निर्णय है। पदोन्नति में आरक्षण के लिए 3 संवैधानिक आवश्यकता है। पहला SC ST के लिए पिछड़ेपन का मात्रात्मक डाटा, दूसरा प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता और तीसरा है समग्र प्रशासनिक दक्षता। प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ 2006 का मामला है, ऐतिहासिक निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस कार्यात्मक स्वायत्तता सुनिश्चित करने और जवाबदेही बढ़ाने के लिए पुलिस सुधारों के लिए दिशा निर्देश जारी किए। कोर्ट ने राज्य और जिला स्तरों पर राज्य सुरक्षा आयोगों की स्थापना, पुलिस प्रमुखों के लिए निश्चित कार्यकाल, कानून और व्यवस्था कार्यों से जांच को अलग करने और पुलिस शिकायत प्राधिकरणों के गठन का आदेश दिया। रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ 2006 का मामला ऐतिहासिक। राज्य विधानसभा को भंग करने की सिफारिश करने वाली राज्यपाल की रिपोर्ट वस्तुनिष्ठ सामग्री ऑब्जेक्टिव मटेरियल पर आधारित होनी चाहिए, न कि मात्र व्यक्तिगत राय या राजनीतिक विचारों पर। न्यायिक समीक्षा की शक्ति अनुच्छेद 356 के तहत राज्य विधानसभा को भंग करने वाली उद्घोषणा की संवैधानिकता की जांच तक विस्तरित है। IR कोहली बनाम तमिलनाडु राज्य 2007 का मामला ऐतिहासिक निर्णय ये। भले ही कोई कानून नवी अनुसूची में सूचीबद्ध हो, फिर भी अदालत में उसकी जांच और चुनौती दी जा सकती है। IR कोहली, ठीक है।
और नाज फाउंडेशन बनाम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR। 2009 का मामला ऐतिहासिक निर्णय ये धारा 377 377 को अपराध की श्रेणी से बाहर करना। भारतीय दंड संहिता की धारा 377 377 जहाँ तक ये वयस्कों के लिए निजी तौर पर किए गए सहमतिपूर्ण यौन कृत्यों को अपराध मानती है, संविधान के अनुच्छेद 21, 14 और 15 का उल्लंघन करती है। BP सिंघल बनाम भारत संघ 2010 में ऐतिहासिक निर्णय है। राष्ट्रपति के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी समय राज्यपालों को हटाने की शक्ति है, क्योंकि वे राष्ट्रपति के पश्चात पद धारण करते हैं। हालांकि इस शक्ति का प्रयोग मनमाने, सनकी या अनुचित तरीके से नहीं किया जा सकता। हटाने की शक्ति का प्रयोग केवल वैध और बाध्यकारी कारणों से दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल राज्य बनाम कमेटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स 2010 का मामला है। ऐतिहासिक निर्णय है। हाई कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत CBI को उस राज्य की सहमति के बिना राज्य के भीतर किए गए कथित संघीय अपराध की जांच करने का निर्देश दे सकता है। हाईकोर्ट द्वारा ऐसा निर्देश संविधान की संघीय संरचना या शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता है। नंदिनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य 2011 का निर्णय ये माओवादियों से लड़ने के लिए आदिवासी नागरिकों को विशेष पुलिस अधिकारियों स्पेशल पुलिस ऑफिसर के रूप में उपयोग करने की प्रथा असंवैधानिक है और मानव अधिकारों का उल्लंघन करती है। राज्य को उग्रवाद विरोधी अभियानों में SPO का स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स का उपयोग बंद करना चाहिए और उन्हें दिए गए सभी हथियार वापस लेने चाहिए। अरुणा शानबाग बनाम भारत संघ 2011 का मामला है ये। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु पसेसिव एथनेसिया कुछ परिस्थितियों में स्वीकार्य है, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सख्त दिशा निर्देशों का पालन करते हुए हाईकोर्ट द्वारा अनुमोदन के अधीन है। अनुच्छेद 21 के तहत चिकित्सा उपचार से इनकार करने का अधिकार सुरक्षित है, लेकिन भारतीय कानून के तहत सक्रिय इच्छा मृत्यु एक्टिव एथनेसिया की अनुमति नहीं है। राम जेठमलानी बनाम भारत संघ 2011 का मामला ये। सरकार का विदेशी बैंक खातों में भारतीय नागरिकों द्वारा रखे गए बेहिसाब धन अनकाउंटेड मनी के बारे में जानकारी का खुलासा करने का संवैधानिक दायित्व है। न्यायालय सार्वजनिक हित और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए इस मुद्दे के महत्व को देखते हुए काले धन के मामले की जांच की निगरानी कर सकता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे ठीक से संचालित हो। विश्वनाथ बनाम सरला विश्वनाथ अग्रवाल 2012 का मामला ये। क्रूरता को तलाक के लिए वैध आधार माना गया। क्रूरता को तलाक के लिए वैध आधार माना गया। ठीक है, ये विश्वनाथ बनाम रामलीला मैदान घटना बनाम गृह सचिव भारत संघ 2012 का ऐतिहासिक निर्णय ये। नागरिकों को सभा करने और शांतिपूर्ण विरोध करने का मौलिक अधिकार है, जिसे किसी मनमाने कार्यकारी या विधायी कार्य द्वारा छीना नहीं जा सकता। ठीक है, CEC बनाम जैन चौकीदार 2013 का मामला है ऐतिहासिक। इसमें जेल में बंद व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता, ये कहा गया था। CEC बनाम जैन चौकीदार। लिली थॉमस बनाम भारत संघ 2013 का ऐतिहासिक निर्णय ये। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(4) जिसने दोषी सांसदों या विधायकों को अपील लंबित रहने तक पद पर बने रहने की अनुमति दी थी, उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। लिली थॉमस बनाम भारत संघ मामले में। ठीक है, ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार 2013 का ऐतिहासिक निर्णय है। इसमें कहा गया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत प्राथमिकी FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कराना अनिवार्य है। यदि प्राप्त जानकारी संज्ञेय अपराध होने का खुलासा करती है तो पुलिस अधिकारी प्राथमिकी दर्ज करने से बच नहीं सकते। उन्हें तुरंत ऐसा करना चाहिए, सिवाय कुछ सीमित परिस्थितियों के जहां पंजीकरण से पहले प्रारंभिक जांच की जा सकती है। PUCL बनाम भारत संघ यूनियन ऑफ इंडिया 2013 का मामला ये। मतदाताओं के पास नोटा विकल्प का प्रयोग करके नकारात्मक वोट देने का मौलिक अधिकार है, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य 2014 का मामला है। गिरफ्तारी के दिशा निर्देश। पुलिस अधिकारियों को धारा 498, 498A IPC या अन्य अपराधों के तहत
आरोपी व्यक्तियों को स्वतः गिरफ्तार नहीं करना चाहिए जिनमें 7 साल तक की कैद की सज़ा हो, बिना CRPC की धारा 41 के तहत प्रक्रिया पालन किए। ठीक है, ये अरनेश कुमार वाला होना था। नालसा बनाम भारत संघ 2014 का मामला है ये। और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अपनी स्व पहचान वाली लैंगिक पहचान जेंडर आइडेंटिटी तय करने का अधिकार है, जिसे राज्य द्वारा पुरुष, महिला या तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी जानी है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति संविधान के तहत मौलिक अधिकारों के हकदार है। उनके साथ आरक्षण के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में व्यवहार किया जाना चाहिए। तो ये नालसा बनाम भारत संघ यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है। और राजबाला बनाम हरियाणा राज्य। राजबाला बनाम हरियाणा राज्य 2015 का लैंडमार्क डिसीजन है एंड पंचायत चुनाव पात्रता से संबंधित है। हरियाणा पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2015 जिसने पंचायत चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता और अन्य मानदंड लगाए थे, संवैधानिक है और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता है। श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ 2015 का मामला ये। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A और संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत गारंटीकृत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करने के लिए असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। कोर्ट ने IT अधिनियम की धारा 79 को इस रूप में पढ़ा कि ऑनलाइन मध्यस्थ केवल अदालत या सरकारी प्राधिकरण से आदेश प्राप्त करने पर सामग्री हटाने के लिए बाध्य है, न कि निजी शिकायतों पर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। श्रेया सिंघल भारत संघ। उसके बाद बढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ 2015 का मामला है। ये लैंडमार्क्स है, डिसीजन है। एंड राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJSC नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया क्योंकि इसने न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन किया था, जो कि संविधान की बुनियादी संरचना बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली को बहाल किया गया, जिसने कार्यकारी हस्तक्षेप पर नियुक्ति प्रक्रिया में न्यायिक प्रधानता की पुष्टि हुई। जी टेली फिल्म्स बनाम भारत संघ BCCI केस 2015 का लैंडमार्क डिसीजन। ये अनुच्छेद 12 के तहत BCCI राज्य की परिभाषा में नहीं आता है। BCCI आर्थिक रूप से, कार्यात्मक रूप से और प्रशासनिक रूप से भारत सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है और इसे राज्य नहीं माना जा सकता। हालांकि कोर्ट ने यह भी पुष्टि की थी कि ऐसे निर्णय न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू के अधीन है। तो ये BCCI वाला पूछा गया था UPSC में। नबाम रेबिया बनाम डिप्टी स्पीकर अरुणाचल प्रदेश विधानसभा 2016 का लैंडमार्क डिसीजन है। एक अध्यक्ष स्पीकर 10वीं अनुसूची के तहत सदस्यों को तब तक अयोग्य नहीं ठहरा सकता जब तक कि अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव लंबित हो, क्योंकि इससे पद की निष्पक्षता से समझौता होगा। कि एक अध्यक्ष को 10वीं अनुसूची के तहत सदस्यों को तब तक नहीं अयोग्य नहीं ठहरा सकता जब तक कि अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव लंबित हो। उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ 2016 का मामला है। लैंडमार्क डिसीजन है ये। भारतीय दंड संहिता की धारा 499, 499 और 99 और 500 आपराधिक मानहानि संवैधानिक है और ये दोनों संवैधानिक है भारतीय इंडियन पेनल कोड के। और अनुच्छेद, ये तो अभी तो अपडेट हो गया है, इसका नाम अलग हो गया। अनुच्छेद 1 सब क्लाउज A के तहत भाषण की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करती और सम्मान का अधिकार राइट टू रेपुटेशन अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार का एक अभिन्न अंग है, इंटीग्रल पार्ट है। और आपराधिक मानहानि कानून व्यक्तिगत गरिमा की रक्षा के लिए एक उचित प्रतिबंध के रूप में कार्य करता है। तो ये सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ 2016 का मामला है। जस्टिस KS पुट्टास्वामी रिटायर्ड बनाम भारत संघ 2017 का लैंडमार्क डिसीजन है। निजता का अधिकार राइट टू प्राइवेसी संविधान के भाग 3 के तहत संरक्षित एक मौलिक अधिकार है, जो विशेष रूप से अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के भीतर आता है। निजता मानवीय गरिमा और स्वायत्तता एक आंतरिक हिस्सा है जिसमें व्यक्तिगत विकल्प, शारीरिक अखंडता, सूचनात्मक निजता और राज्य की निगरानी के खिलाफ सुरक्षा शामिल है। सुनीता तिवारी बनाम भारत संघ 2017 का मामला ये कंटेम्पररी यानी कि समकालीन अभी का है। ठीक है, ये पेंडिंग है, अभी तक फाइनल डिसीजन इस पर नहीं आया है। अदालत ही तय करेगी कि महिला खतना की प्रथा पर प्रतिबंध लगाया जाए या नहीं।
विशेष रूप से कोर्ट इस बात की जांच करेगी कि दाऊदी बोहरा समुदाय में इसका अभ्यास किया जाता है। ठीक है। शायरा बानो बनाम भारत संघ 2017 का मामला ये 3 तलाक ए बिद्दत की प्रथा असंवैधानिक है और संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। कौन? 14, 15 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। ट्रिपल तलाक, 3 तलाक इस्लाम में एक अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है और इसमें कानूनी पवित्रता का अभाव है। अभिराम सिंह बनाम CD कोमाचेन 2017 का मामला है। समकालीन निर्णय कंटेम्पररी, ये डिसाइडेड है, फाइनल निर्णय इसका आ चुका है। और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा यानी कि रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट 123 धारा 123 सब क्लाउज 3 किसी भी व्यक्ति के धर्म, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर वोट देने से परहेज करने की अपील पर रोक लगाती है, जिसमें उम्मीदवार और मतदाता दोनों शामिल है। मतदाताओं या उम्मीदवारों के धर्म, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर वोट मांगना अधिनियम के तहत एक भ्रष्ट आचरण, करप्ट प्रैक्टिस माना जाता है। श्याम नारायण चौकसी बनाम भारत संघ 2017 का मामला ये कंटेम्परेरी है, डिसाइडेड है, निर्णय दिया जा चुका है। सिनेमाघरों में राष्ट्रगान, फिल्म की स्क्रीनिंग से पहले सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान बजाना स्वैच्छिक है, अनिवार्य नहीं है। मोहम्मद सलीमुल्लाह बनाम भारत संघ, इसमें ये कंटेम्परेरी है, लंबित है, अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं आया इस पर। सुप्रीम कोर्ट इस बात की समीक्षा करेगा कि क्या संघ रोहिंग्या शरणार्थियों और म्यांमार के एक मुस्लिम अल्पसंख्यक को उसके उत्पीड़न के देश म्यांमार वापस भेज सकता है। कॉमन कॉज बनाम भारत संघ 2018 का मामला है, लैंडमार्क डिसीजन कंटेम्परेरी है। और भारत के साथ गरिमा के साथ मरने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है और दिशा निर्देशों के साथ निष्क्रिय इच्छा मृत्यु पसेसिव एथेनेसिया की अनुमति है। जीवन के अंत की देखभाल के लिए अग्रिम निर्देश लिविंग विल्स कानूनी रूप से वैध होते हैं जब वे लाइलाज बीमारी या निरंतर वानस्पतिक स्थिति वेजिटेटिव स्टेट वाले रोगियों द्वारा निष्पादित किए जाते हैं। ठीक है, ये कॉमन कॉज वाला। ठीक है। एक्टिव एथेनेसिया, इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम भारत संघ 2018 का लैंडमार्क डिसीजन है। ये मासिक धर्म वाली महिलाओं 10 से 50 वर्ष को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने से रोकने की प्रथा अनुच्छेद 14, 15, 17, 19 वन, 21 और 25 वन के तहत उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। केरल हिंदू सार्वजनिक पूजा स्थल प्रवेश का प्राधिकरण नियम 1965 के नियम 3B को जो प्रतिबंध की अनुमति देता था असंवैधानिक करार दिया। इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य 2018 का लैंडमार्क डिसीजन है, ये हमने देखा। मासिक धर्म वाली महिलाओं 10 से 50 वर्ष को सबरीमाला मंदिर, ये देख लिया। ठीक है। जोसेफ साइन बनाम भारत संघ 2018 लैंडमार्क डिसीजन, भारतीय दंड संहिता की धारा 497 जिसने व्यभिचार एडल्ट्री को अपराध घोषित किया था, उसको महिलाओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण होने और निजता के साथ गरिमा के अधिकार का उल्लंघन करने के लिए असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, हालांकि यह अभी भी तलाक और दीवानी कार्रवाई का आधार हो सकता है। जनरल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता 2018 का मामला है, लैंडमार्क डिसीजन है ये। और पदोन्नति में आरक्षण के लिए SC/ST के पिछड़ेपन को प्रदर्शित करने की आवश्यकता को हटा दिया गया, लेकिन क्रीमी लेयर और प्रशासनिक दक्षता की आवश्यकताओं को बरकरार रखा। ठीक है, जनरल सिंह इसमें हटा दिया। और जस्टिस KS पुट्टास्वामी रिटायर्ड 2018 लैंडमार्क डिसीजन, आधार अधिनियम संवैधानिक है, लेकिन कुछ प्रावधानों को हटा दिया गया, उनकी व्याख्या को सीमित कर दिया गया ताकि निजता की रक्षा की जा सके और दुरुपयोग को रोका जा सके। कल्याणकारी योजनाओं और करों को भरने के लिए आधार को अनिवार्य किया जा सकता है, लेकिन बैंक खाताओं, मोबाइल कनेक्शन, स्कूल प्रवेश या अन्य निजी सेवाओं के लिए इसे अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता। मजदूर किसान शक्ति संगठन बनाम भारत संघ 2018 का ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने सभा करने, शांतिपूर्ण विरोध करने के मौलिक अधिकार को बरकरार रखा, लेकिन आदेश दिया कि इसे इस तरह से विनियमित किया जाए कि इससे निवासियों को असुविधा न हो। नवतेज सिंह जोहर बनाम भारत संघ 2018 का लैंडमार्क डिसीजन है ये।
भारतीय दंड संहिता की धारा 377 असंवैधानिक है, जहाँ तक ये समान लिंग के वयस्कों के बीच सहमति से यौन आचरण को अपराध मानती है। एनसीटी दिल्ली बनाम भारत संघ 2018 का ये लैंडमार्क डिसीजन है। इसमें है कि उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना चाहिए, ठीक है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे हैं, सिवाय सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस मामलों के, सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस मामलों के सिवाय बंधे हैं, ठीक है। ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन बनाम भारत संघ 2019 का मामला ये समकालीन कंटेम्प्रेरी हाल ही का फाइनल डिसीजन है, डिसाइडेड है। अदालत को यह तय करना होगा कि क्या विदेशी ट्रिब्यूनल आदेश 1964 में 2019 का संशोधन उन व्यक्तियों पर अनुचित या मनमानी शर्तें लगाता है जो राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC से बाहर किए जाने की अपील कर रहे हैं। ये क्या है? M सिद्दीक D बनाम महंत सुरेश दास 2019 का ये मामला है। अयोध्या मंदिर भूमि विवाद कोर्ट ने 2010 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया, जिसने जमीन को बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि स्थल को के बीच विभाजित किया था तथा इसने देवता श्री राम विराजमान को पूरी भूमि प्रदान की। रोजर मैथ्यू बनाम साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड 2019 का ये कंटेम्प्रेरी निर्णित डिसाइडेड निर्णय है। और ट्रिब्यूनल्स और अन्य प्राधिकरण नियम 2017 को न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांतों का उल्लंघन करने के लिए असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। उसके बाद सज्जल अवस्थी बनाम भारत संघ 2019 का ये हाल ही का समसामयिक मामला है, और लेकिन पेंडिंग है, ये फाइनल डिसीजन शायद नहीं आया है। न्यायालय विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम UAPA 1967 में 2019 के संशोधनों की संवैधानिक वैधता के लिए दो अलग अलग चुनौतियों की सुनवाई कर रहा है, ठीक है। सज्जल अवस्थी बनाम भारत संघ। स्वाति अग्रवाल बनाम भारत संघ 2019 का मामला ये समसामयिक है और लंबित है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ये तय करेगा कि क्या गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम MTP एक्ट 1971 की धारा 3 और 5 के संविधान 1950 के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करती है। यास्मीन जुबैर अहमद पीरजादे बनाम भारत संघ 2019 का समसामयिक मामला लेकिन पेंडिंग है। और सर्वोच्च न्यायालय ये तय करेगा कि क्या मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करने वाली प्रथाएं संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन करती है, और क्या ऐसा अधिकार गैर राज्य अभिकर्ताओं नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ लागू किया जा सकता है। अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ 2020 का ये मामला है, पेंडिंग है। सर्वोच्च न्यायालय ये तय करेगा कि क्या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग अधिनियम 2004 की धारा 2F और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा 2C संवैधानिक रूप से वैध है। ये मामला ये निर्धारित करेगा कि अल्पसंख्यक का दर्जा राष्ट्रीय जनसंख्या के अनुसार दिया जाना चाहिए या राज्यवार आधार पर। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम भारतीय रिजर्व 2020 का मामला ये निर्णय दिया जा चुका है, फाइनल इसका ये हाल ही का है। RBI के पास वर्चुअल करेंसी को विनियमित करने की शक्ति है, ठीक है। वर्चुअल करेंसी को विनियमित करने की RBI के पास शक्ति है, लेकिन बैंकों को क्रिप्टो व्यवसायों के साथ व्यवहार करने से प्रतिबंधित करने वाला उसका सर्कुलर परिपत्र अनुपातहीन और अत्यधिक था। RBI इस तरह के प्रतिबंध के लिए उचित आधार दिखाने में विफल रहा और वर्चुअल करेंसी ट्रेडिंग पर पूर्ण प्रतिबंध एक आनुपातिक प्रक्रिया नहीं थी। फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल बनाम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर 2020 का समसामयिक मामला है, निर्णय दिया जा चुका फाइनल। जम्मू कश्मीर इसमें प्रावधान ये है कि जम्मू और कश्मीर में इंटरनेट प्रतिबंध जम्मू और कश्मीर में इंटरनेट प्रतिबंधों की नियमित रूप से समीक्षा की जानी चाहिए। न्यायालय राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में कार्यपालिका के विवेक के स्थान पर अपना निर्णय नहीं थोप सकता। अनुराधा पश्चिम बनाम भारत संघ 2020 का मामला है, ऐतिहासिक और समसामयिक है। धारा 144 144 CRPC के तहत, अभी CRPC ये नहीं है, अलग है इसका नाम, के तहत इंटरनेट प्रतिबंध और आदेश आवश्यक आनुपातिक और पर्याप्त सामग्री द्वारा समर्थित होने चाहिए। वे न्यायिक समीक्षा के अधीन होने चाहिए। इंटरनेट के माध्यम से भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(f) के तहत एक मौलिक अधिकार है, जो अनुच्छेद 19(2) के तहत उचित प्रतिबंधों के अधीन है। तो ये अनुराधा पश्चिम बनाम भारत संघ मामला है, ठीक है, इंपोर्टेंट है। विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा 2000
2020 ऐतिहासिक और समसामयिक निर्णय दिया जा चुका है। हिंदू संयुक्त परिवार की संपत्ति में बेटियों के पास जन्म से ही समान सहदायिकी अधिकार है। चाहे 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन लागू होने के समय माता पिता जीवित थे या नहीं, 2005 का संशोधन बेटियों को समान सहदायिकी अधिकार प्रदान करता है और यह पूर्वव्यापी रेट्रोएक्टिव प्रकृति का है, जो बेटी के जन्म की तारीख से लागू होता है। बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है, मतलब टेक्निकल भी है थोड़ा, तो पूछ सकते हैं सवाल यूपीएससी। अर्णब गोस्वामी बनाम भारत संघ, अर्णब गोस्वामी बनाम भारत संघ 2020 का समसामयिक मामला है, डिसीजन दिया जा चुका है। पत्रकारों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार पूर्ण नहीं है और संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत उचित प्रतिबंधों के अधीन है। ठीक है, अनुच्छेद 19(2) के तहत उचित प्रतिबंधों के अधीन है। जोरावर सिंह मुंडी बनाम भारत संघ, जोरावर सिंह मुंडी बनाम भारत संघ 2021 का मामला है, समसामयिक और ऐतिहासिक है, लेकिन पेंडिंग है। भूल जाने का अधिकार, राइट टू बी फॉरगॉटन, को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के मौलिक अधिकार के हिस्से के रूप में मान्यता दी गई है। अदालतें उन पुराने निर्णयों और रिकॉर्डों को हटाने के लिए अंतरिम राहत दे सकती है जो किसी व्यक्ति के प्रति पूर्वाग्रह पैदा कर सकते हैं, भले ही उन्हें बरी कर दिया गया हो। इस सार्वजनिक हित के साथ संतुलित किया जाएगा। के सत्यन बनाम भारत संघ मामला 2021 का समसामयिक और ऐतिहासिक है, लंबित है, पेंडिंग है। सर्वोच्च न्यायालय ये तय करेगा कि क्या प्रवासियों, अनिवासी भारतीयों एंड नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस को मतदान देने का अधिकार और धोखाधड़ी वाले वोटों को रोकने के लिए बनाई गई नई तकनीक को समायोजित करने के लिए चुनावी कानूनों को में सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, कौन तय करेगा? ये सर्वोच्च न्यायालय, नॉट इलेक्शन कमीशन। सुधा भारद्वाज बना जमानत बनाम NIA 2021 समसामयिक के डिसीजन दिया जा चुका है। जमानत और अभियुक्त के अधिकार, धारा 167 सब क्लाउज 2 CRPC के तहत डिफॉल्ट जमानत का अधिकार एक अपरिहार्य इंडिफेंसिबल अधिकार है जो शर्तें पूरी होने तक मौलिक बन जाता है, भले ही आवेदन समय से पहले दायर किया गया हो। पेगासस स्पाईवेयर केस 2021 का समसामयिक मामला है, लंबिंग है, पेंडिंग है। निजता का अधिकार और सरकारी निगरानी, सर्वोच्च न्यायालय ने पेगासस स्पाईवेयर आरोपों की एक स्वतंत्र जांच का आदेश दिया, जिसमें कहा गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा का उपयोग न्यायिक समीक्षा से बचने के लिए एक व्यापक बहाने के रूप में नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसके बाद अमित साहनी बनाम पुलिस आयुक्त व अन्य शाहीन बाग विरोध प्रदर्शन मामला 2021 का मामला, ये समसामयिक है और निर्णय दिया जा चुका है। विरोध का अधिकार और सार्वजनिक स्थानों पर विरोध करने का पूर्ण अधिकार नहीं है और इसे सार्वजनिक सुविधा और कानून व्यवस्था के रख रखाव के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर अनिश्चित काल तक कब्जा करने वाले विरोध प्रदर्शन स्वीकार्य नहीं है और अधिकारी बाधाओं को दूर करने के लिए सार्वजनिक स्थानों को खाली कराने की कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अमित साहनी बनाम पुलिस राज्य आयुक्त, ये शाहीन बाग विरोध प्रदर्शन का है। उसके बाद असम सन्मिलिता महासंघ बनाम भारत संघ 2021 का मामला है, लंबिंग है, समसामयिक है। ये मामला नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A की संवैधानिक वैधता तय करेगा और जो असम समझौते का परिणाम है। शायद इस पर निर्णय आ चुका है अब। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है इस नज़रिए से। 2024-25 में आया था शायद, तो UPSC प्रीलिम्स 2024 के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। LG वॉम्थ के रे बनाम भारत संघ 2021 का समसामयिक मामला है, निर्णय दिया जा चुका है, निर्णय डिसाइडेड है। सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा, इंडियन पेनल कोड जो अभी भारतीय न्याय संहिता की दंड संहिता 124A राजद्रोह सेडिशन को प्रभावी रूप से निलंबित कर दिया गया, जिसकी समीक्षा लंबित है। न्यायालय ने आदेश दिया कि इस धारा के तहत सभी लंबित मुकदमों, अपीलों और कार्रवाई को तब तक रोका जाना चाहिए जब तक कि सरकार की पुनर्विचार प्रक्रिया पूरी न हो जाए। जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल बनाम मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, मराठा आरक्षण मामला 2021 का समसामयिक है। 50% की सीमा से अधिक मराठा आरक्षण असंवैधानिक है। 50% से अधिक मराठा आरक्षण असंवैधानिक है क्योंकि ये समानता और बुनियादी ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। राज्य 102वें संविधान संशोधन के बाद सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान नहीं कर सकते क्योंकि यह शक्ति अब विशेष रूप से राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, इंडिपेंडेंट थॉट बनाम भारत संघ, बाल विवाह के भीतर बलात्कार अपवाद 2021 का मामला ऐतिहासिक है, निर्णित है।
डिसीजन ये था कि सर्वोच्च न्यायालय ने विवाह के भीतर यौन संबंध के लिए सहमति की आयु बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ बॉम्बे बनाम अंकिता सिन्हा 2021 का मामला है। ये डिसीजन दिया जा चुका है। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स के पास एनजीटी अधिनियम 2010 के तहत अपने कार्यों को निष्पादित करने के लिए स्वतः संज्ञान सुओ मोटो लेने की शक्तियाँ हैं। किसके पास? एनजीटी के पास। अच्छा, भारत संघ बनाम के नजीब यूएपीए व्याख्या 2021 का मामला ये समसामयिक निर्णय दिया जा चुका है। संवैधानिक अदालतें मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर जमानत दे सकती है, भले ही यूएपीए के तहत जमानत पर वैधानिक प्रतिबंध हो। अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन करने वाली पूर्व परीक्षण हिरासत जमानत देने का अधिकार हो सकती है, बावजूद इसके कि यूएपीए में जमानत के खिलाफ कड़े प्रावधान हो। एजी पैरा रिवल बनाम तमिलनाडु राज्य 2022 का समसामयिक निर्णय है, डिसीजन दिया जा चुका है। संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत छूट रेमिशंस के मामलों में राज्य कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य है। दया याचिकाओं पर निर्णय लेने में राज्यपाल द्वारा अत्यधिक देरी न्यायिक समीक्षा के अधीन हो सकती है। एशत शिपा बनाम कर्नाटक राज्य हिजाब प्रतिबंध मामला 2022 ऐतिहासिक और समसामयिक निर्णय है, लंबित। सर्वोच्च न्यायालय ने खंडित निर्णय स्प्लिट वर्डिक्ट दिया, जिसमें न्यायमूर्ति गुप्ता ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब प्रतिबंध को बरकरार रखा, जबकि न्यायमूर्ति धूलिया ने इसे रद्द कर दिया। खंडित फैसले के कारण मामले को हल करने के लिए एक बड़ी पीठ की गठन हेतु भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा गया। ये पेंडिंग है अभी तक। अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ 2022 का ऐतिहासिक निर्णय लंबित है। सर्वोच्च न्यायालय यह तय करेगा कि क्या उपासना स्थल अधिनियम 1991 जो पूजा स्थलों को उसी धर्म के रूप में बनाए रखने का प्रावधान करता है और जो 15 अगस्त 1947 को थे, संवैधानिक रूप से वैध है। न्यायालय का निर्णय देश भर में अधीनस्थ अदालतों के साथ लंबित पूजा स्थलों की वास्तविक प्रकृति से संबंधित कई चुनौतियों के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। दिल्ली की एनसीटी सरकार बनाम भारत संघ 2022 ऐतिहासिक और समसामयिक निर्णय दिया जा चुका है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि मुख्यमंत्री न कि राज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का कार्यकारी प्रमुख है, इसलिए एलजी उन सभी मामलों पर मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह मानने के लिए बाध्य है जिन पर दिल्ली विधानसभा को कानून बनाने की शक्ति है। इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट बनाम भारत संघ वन रैंक पेंशन मामला 2022 का है, ऐतिहासिक और समकालीन है, निर्णय दिया जा चुका डिसाइडेड है। सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त सशस्त्र बलों अधिकारियों के लिए केंद्र सरकार की वन रैंक वन पेंशन नीति को बरकरार रखा। अदालत ने माना कि ये नीति भेदभावपूर्ण नहीं थी और संघ के पास ये तय करने की स्वतंत्रता थी कि इसे कैसे लागू किया जाए। ठीक है। नोएल हार्पर बनाम भारत संघ FCRA मामला 2022 का समकालीन निर्णय डिसाइडेड है और सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी अंशदान विनिमय संशोधन अधिनियम 2020 के प्रावधानों को बरकरार रखा, जो गैर सरकारी संगठनों एनजीओ की धन जुटाने की और उपयोग करने की क्षमता पर प्रतिबंध लगाता है। पत्ताली मक्कलकाची बनाम मइलपे रुमल वन्या आरक्षण 2022 समकालीन डिसाइडेड है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के भीतर वन्नियारों के लिए तमिलनाडु का आरक्षण असंवैधानिक था और अदालत ने देखा कि यह आरक्षण पिछड़ेपन व अनुभवजन्य डेटा एम्पिरिकल डेटा द्वारा समर्थित नहीं था। द इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स IFAT बनाम भारत संघ समकालीन है, 2022 का है और लंबित पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि क्या गिग वर्कर्स असंगठित श्रमिकों के दायरे में आते हैं या सामाजिक सुरक्षा लाभों के लिए पात्र है। ये कौन तय करेगा? सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा।
उसके बाद जकिया जाफरी बनाम गुजरात राज्य 2022 का मामला समकालीन है, डिसाइडेड है। गुजरात दंगे 2002 में जो हुए थे, अदालत ने माना कि दंगों के दौरान कुछ राज्य अधिकारियों द्वारा की गई निष्क्रियता को राज्य सरकार द्वारा पूर्व नियोजित साजिश का अनुमान लगाने का आधार नहीं बनाया जा सकता। राजीव सूरी बनाम भारत संघ सेंट्रल विस्टा पुनर्विका परियोजना मामला 2022 का समकालीन है, डिसाइडेड है। अदालत नीतिगत मामलों में कार्यपालिका के निर्णय के स्थान पर अपना निर्णय नहीं ले सकती और केवल तभी हस्तक्षेप कर सकती है जब संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन हो। सेंट्रल विस्टा परियोजना में आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किए गए थे। इसने किसी भी संवैधानिक या वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया। स्वाति विधान बरुआ बनाम भारत संघ 2022 का मामला है, लंबित है, पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ये तय कर रहा है कि क्या ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 19 और 21 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। कमेटी ऑफ मैनेजमेंट अंजुमन इंतजामिया मस्जिद वाराणसी 2022 का मामला है, समकालीन है, पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के आदेश देने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश की पुष्टि की कि ये सभी गतिविधियां पूजा स्थल अधिनियम 1991 का उल्लंघन नहीं है। वाराणसी बनाम राखी सिंह ज्ञानवापी मस्जिद का मामला ये, ठीक है। कंतारू राजू वरू बनाम इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम सबरीमाला समीक्षा 2022 ऐतिहासिक और समकालीन, लंबित है। लैंगिक समानता और धार्मिक स्वतंत्रता की समीक्षा बड़ी पीठ अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता और अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार जैसे अन्य संवैधानिक प्रावधानों के बीच अंतर संबंध से संबंधित प्रश्नों पर विचार कर रही है। जनहित अभियान बनाम भारत संघ EWS कोटा मामला 2022 का मामला ये ऐतिहासिक और समकालीन है, निर्णय दिया जा चुका है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों EWS के लिए 10% आरक्षण प्रदान करने वाला 103वां संविधान संशोधन वैध है और संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है। आरक्षण प्रदान करने के लिए आर्थिक मानदंड एकमात्र आधार हो सकते हैं और EWS कोटे से SC, ST, OBC समूहों का बहिष्करण भेदभावपूर्ण नहीं है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ दाऊदी बोरा कम्युनिटी बना महाराष्ट्र राज्य 2023 का मामला ऐतिहासिक और समकालीन ने निर्णय दिया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि महाराष्ट्र बहिष्करण अधिनियम जिसे धार्मिक आधार सहित किसी भी आधार पर बहिष्कार को अमान्य कर दिया गया असंवैधानिक था, क्योंकि यह अनुच्छेद 26B के तहत धार्मिक संप्रदायों को अपने मामलों के प्रबंधन के अधिकारों का उल्लंघन करता है। सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस बनाम उत्तर प्रदेश राज्य धर्मांतरण विरोधी कानूनों की संवैधानिकता की जांच के लिए 2023 में आया था, समकालीन है और पेंडिंग है, निर्णय दिया है। अदालत ये तय करेगी कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित कई राज्यों द्वारा पारित धर्मांतरण विरोधी कानून संवैधानिक रूप से वैध है या नहीं। कौन तय करेगा? अदालत है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, जो भी। सुप्रिया चक्रवर्ती और अन्य बनाम भारत संघ समान लिंग विवाह मामला 2023 का है, ऐतिहासिक है, लंबित है। शादी का कोई मौलिक अधिकार नहीं है, शादी करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है और अदालत विधायी हस्तक्षेप से बिना समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं दे सकती। हालांकि समलैंगिक जोड़ों को एक साथ रहने और संबंध बनाने का अधिकार है, लेकिन नागरिक संघों, सिविल यूनियंस या समलैंगिक विवाह की कानूनी मान्यता के लिए संसद द्वारा कार्रवाई की आवश्यकता होती है। करमन्या सिंह सरीन बनाम भारत संघ व्हाट्सएप गोपनीय नीति मामला 2023 में आया था, समकालीन है, पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक अंतिम फैसला जारी नहीं किया है, लेकिन व्हाट्सएप को भारत में उपयोगकर्ताओं को व्यापक रूप से प्रसारित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने ऐप का उपयोग जारी रखने के लिए इसकी 2021 की गोपनीयता नीति को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने व्हाट्सएप को अभी के लिए अपनी वर्तमान नीति बनाए रखने की अनुमति दी है, लेकिन डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक संसद द्वारा पारित होने के बाद इस पर सुनवाई करेगी। क्या ये गोपनीयता अधिकारों का उल्लंघन करता है? ये व्हाट्सएप वाला अभी आया था, तो कुछ हो सकता है, इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में वर्डिक्ट आया था कुछ दिन पहले इसके रिगार्डिंग, ठीक है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत संघ इलेक्टोरल बॉन्ड योजना का मामला था 2023, ये ऐतिहासिक और समकालीन है, लंबित है, अभी तक पेंडिंग है। राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता, इलेक्टोरल बॉन्ड योजना असंवैधानिक है क्योंकि ये अनुच्छेद 19(1)(f) क्या ये आया था, अभी 2025 में पूछा गया था या 24 में, किसका उल्लंघन करती है? 19(1)(a) के तहत राजनीतिक फंडिंग के बारे में जानकारी मतदाताओं के अधिकार का उल्लंघन करती है। सॉरी, ये टेस्ट में पूछा गया था, मैंने दिया था उसमें, यूपीएससी में नहीं पूछा गया।
इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बनाम भारत संघ नागरिकता संशोधन अधिनियम, ये CAA 2023 का मामला ऐतिहासिक और लंबित है अभी तक। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के कार्यान्वयन पर रोक लगाने का इनकार कर दिया, जिससे इसे लागू रहने की अनुमति मिल गई। हालांकि अदालत ने CAA की संवैधानिकता और इसके कथित भेदभावपूर्ण स्वभाव से संबंधित संबंधित प्रश्नों को संबोधित करने के लिए मामले को एक संवैधानिक पीठ के पास भेज दिया। अनूप बर्णवाल बनाम भारत संघ चुनाव आयोग नियुक्ति मामला 2023 का है, ऐतिहासिक और समकालीन है, लंबित है अभी तक। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि चुनाव आयोग में नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, सबसे बड़े विपक्षी दल और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति की सलाह पर की जानी चाहिए। यह नियुक्ति प्रक्रिया तब तक पालन की जानी चाहिए थी जब तक संसद चुनाव आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए कानून नहीं बना लेती। जी निरंजन बनाम भारत निर्वाचन आयोग, आधार वोटर ID लिंकेज मामला था 2023 का, ऐतिहासिक और समकालीन है, अभी तक पेंडिंग है। आधार को वोटर ID से जोड़ने की संवैधानिकता पर विचार। कुणाल कामरा बनाम भारत संघ सोशल मीडिया मध्यस्थ विनिमय मामला 2023 का है, समकालीन है, पेंडिंग है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का विनिमय IT नियम 2021 की संवैधानिकता, विशेष रूप से स्वतंत्र भाषण और गोपनीयता से संबंधित की और जांच की आवश्यकता है। तहसीन पूनावाला बनाम भारत संघ यूनियन ऑफ इंडिया 2023 का मामला है, डिसाइडेड है। सुप्रीम कोर्ट ने गोरक्षक सतर्कता के कृत्यों को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। हालांकि इसने गोरक्षकों के लिए दंड मुक्ति, इम्यूनिटी के संवैधानिक प्रावधानों की वैधता के प्रश्नों को संबोधित नहीं किया। विवेक नारायण शर्मा बनाम भारत संघ 2023 का मामला है, ऐतिहासिक और समकालीन है, डिसाइडेड है, निर्णित है। सुप्रीम कोर्ट ने 4:1 की बहुमत से संघ की यूनियन की 2016 की विमुद्रीकरण डीमोनेटाइजेशन योजना को बरकरार रखा। बहुमत ने माना कि ये योजना संघ के घोषित उद्देश्यों के अनुरूप थी और इसे उचित तरीके से लागू किया गया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक स्थिति मामला 2024 का समकालीन है, लंबित है अभी तक। परिणाम का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शासन और प्रवेश नीतियों और संभावित रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक दर्जा का दावा करने वाले अन्य संस्थानों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। ये निर्णय दिया शायद अभी आया था हाल ही में। एनिमल वेलफेयर बोर्ड बनाम भारत संघ जल्लीकट्टू की प्रथा को चुनौती 2024 में, ऐतिहासिक और समकालीन, डिसाइडेड है। सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू और कंबाला और बैलगाड़ी दौड़ जैसे पारंपरिक पशु खेलों की अनुमति देने वाले राज्य संशोधनों की वैधता को बरकरार रखा। ये फैसला सुनाते हुए कि ये संशोधन पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 का उल्लंघन नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें पशु क्रूरता को कम करने के उपाय शामिल थे। अदालत ने इन प्रथाओं के सांस्कृतिक महत्व पर जोर दिया और पाया कि वे पिछले फैसलों के सीधे संघर्ष में नहीं थे। बिल्कुल। अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ चुनाव लोकतंत्र और कल्याणकारी राज्य में मुफ्त उपहार फ्री बीज के बारे में थी। ये 2024 का है, समकालीन और लंबित है अभी तक। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव अभियानों के दौरान मुफ्त उपहारों की पेशकश और वितरण की प्रथा के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। अदालत का ये फैसला निर्धारित करेगा कि राजनीतिक दल चुनाव में कैसे प्रतिस्पर्धा करेंगे। दुर्गा दत्त बनाम भारत संघ 2024 का समकालीन है, पेंडिंग है अभी तक। मौलिक कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज़ की परिवर्तनीयता की मांग करने वाली याचिका। अनुच्छेद 370 के संबंध में संविधान अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की चुनौती मामला 2024, ऐतिहासिक और समकालीन, डिसीजन दिया जा चुका, निर्णित है। संविधान पीठ ने केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के निर्णय को बरकरार रखा। उन्होंने तर्क दिया कि यह प्रावधान एक अस्थायी उपाय था जिसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर का भारत में एकीकरण सुनिश्चित करना था। M.K. रणजीत सिंह और अन्य बनाम भारत संघ जलवायु परिवर्तन मुकदमेबाजी मामला 2024 का ऐतिहासिक और समकालीन, लंबित है। जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। हालांकि लुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण महत्वपूर्ण है, लेकिन जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए इसे नवीकरणीय ऊर्जा बुनियादी ढांचे को विकसित करने की आवश्यकता के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। मणिपुर हिंसा मामला 2024 का समकालीन और अभी तक पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय प्रयासों की देखरेख करने
और मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए जस्टिस गीता मित्तल के नेतृत्व में 3 सेवानिवृत्त महिला न्यायाधीशों की एक समिति गठित की है। समिति को हिंसा की प्रकृति की जांच करने और पीड़ितों के लिए चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक सहायता सुनिश्चित करने और राहत व पुनर्वास के लिए सिफारिशें प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा से संबंधित कई मामलों को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन को स्थानांतरित कर दिया गया है और एक निष्पक्ष सुनवाई प्रक्रिया सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मिनरल्स एरिया डेवलपमेंट बनाम मेसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और अन्य 2024 का समकालीन निर्णय दिया जा चुका है। रॉयल्टी यानी कि स्वामित्व कोई कर नहीं है, नॉट अ टैक्स। रॉयल्टी नॉट अ टैक्स बट क्या है, बल्कि खनिज अधिकारों के आनंद के लिए एक संविदात्मक भुगतान है, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट है। सीता सोरेन बनाम भारत सिंह 2024 का मामला ऐतिहासिक है, निर्णय दिया जा चुका है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105(2) और 194(2) के तहत 105(2) और 194(2) के तहत विधायी उन्मुक्ति सांसदों और विधायकों को रिश्वत स्वीकार करने के लिए अभियोजन यानी मुकदमे से नहीं बचाती है। पीवी नरसिम्हा राव बनाम राज्य मामले में स्थापित पिछले मिसाल नज़ीर को उलट दिया गया था, जिसमें विधायकों को ऐसी उन्मुक्ति प्रदान की थी। तीसरा, ये न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि रिश्वतखोरी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करती है और इसे संसदीय विशेषाधिकारों से संरक्षण प्राप्त नहीं है। ये ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पंजाब राज्य बनाम देविंदर सिंह 2024 का ऐतिहासिक और समकालीन निर्णय है, दिया जा चुका है निर्णय। अनुसूचित जातियों SC, शेड्यूल कास्ट एंड अनुसूचित जनजातियों शेड्यूल ट्राइब्स के भीतर उपवर्गीकरण सब क्लासिफिकेशन, इन श्रेणियों के भीतर अधिक वंचित समूहों को अधिमान्य उपचार प्रदान करने के लिए संवैधानिक रूप से अनुमेय है। ऐसा उपवर्गीकरण संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 341 का उल्लंघन नहीं करता है, बशर्ते ये मात्रात्मक और प्रदर्शन योग्य डाटा पर आधारित हो जो आगे के वर्गीकरण की आवश्यकता को उचित ठहराता हो। तो इस प्रकार आपके ये जो इम्पोर्टेंट जजमेंट थे वो पूरे हो गए हैं। थैंक यू।